कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोगों ने लोअर पीसीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आई होप कि वो चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। कई बच्चों ने ये पूछा कि सर मेंस की जो मेंस का जो हमारा सिलेबस है उसके लिए किताबें सजेस्ट कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया था उत्तराखंड वाला। जीएस के लिए मैं आपसे कहूँगा कि एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना। देखो आपके पास कुछ सोर्सेज तो होंगे ही होंगे, और पढ़ना सिलेबस के है, सिलेबस की इतर मत पढ़ना। एनसीईआरटी, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी की कौन से क्लासेस की किताबें लें। बच्चों ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। 6, 7, 8 तो आप लोगे नहीं, स्पेशली 11th, 12th और 9th, 10th, ये चार सब जो अपने आप में हैं, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती होती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं और बहुत ज़्यादा एक आप देखेंगे तो यूजफुल चीज़ें हैं। 9, 10th, 11, 12 और 9, 10th में भी आप देखना, आप जैसे किसी भी दुकान पे जाएंगे, अगर आप उससे किताबों एनसीईआरटी किताबों के लिए बात करेंगे तो आप सिलेबस चेक करना। अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपके मेंस में नहीं है तो वर्ल्ड हिस्ट्री 9th में कहीं लगती है, 9th या 10th में एक जगह, तो आपको उस हिस्ट्री की किताब नहीं लेनी है। 11, 12 तो लेना ही लेना, आपको ध्यान रखना एनसीईआरटी का, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये मान के चलिए जो आपकी रणनीति होगी वो वही फॉलो करना जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कनिष्ठ सहायक के लिए, यानी क्योंकि मैंने आपको कल भी ये कहा था, पहली क्लास में भी ये कहा था, क्लासेस आपकी जो रेगुलर बेस पे स्टडी वाली होंगी 2 से 3 दिनों बाद शुरू होंगी। यानी मान के चलिए आप 26 के आसपास से, यानी 26 तारीख से हम लोग कोशिश करेंगे कि देखें 26 तक आप मान के चलिए कि आपको इसी तरीके से, जैसे आज कनिष्ठ सहायक है, कल फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के लिए वीडियो आएगी, फिर एक अपर पीसीएस के लिए आएगी, देन आपका उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लासेस रेगुलर बेस पे स्टडी वाली शुरू हो जाएंगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए बच्चों, कनिष्ठ सहायक के लिए अभी स्टेनो का कोई पेपर हुआ था, इससे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कराया था। उसके बाद बच्चों में एक शंका सी उत्पन्न हो गई कि सर इस तरीके के पेपर बन रहे हैं, सिलेबस का मतलब जो है सिलेबस बहुत इतर पूछ रहा है क्वेश्चन, और बहुत कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम क्या करें। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन ही पूछा था, किसी पहाड़ी कुमाऊनी या गढ़वाली कुछ गाने थे और उसमें उसके जो सिंगर थे उनके मैचिंग पूछा था। बच्चों ये अपना लोकल कल्चर है, ये तो इस टाइप की चीजें तो आती पेपर, बट हम एग्जैक्टली ये नहीं पकड़ पाएंगे कि कब क्या आए। जैसे इस बार ये पूछा, अगली बार कुछ और पूछ दे, तो आपको उन चीजों के पीछे भागना नहीं है। जैसे अब कई बच्चे क्या करेंगे, जितने गाने हैं उनके राइटर लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखो 8 से 10 नंबर आप मान के चलिए आपकी लोकल संस्कृति से पूछेगा, और ऐसी चीजें पूछेगा, हो सकता है कि आप पहली बार उस चीज को सुन रहे हो, या आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस तरीके की चीज एग्जाम में आपके पूछी जाएगी। तो उन क्वेश्चन की ओर भागने से बेहतर ये है कि आप अपने सिलेबस पे अडिग रहिए, आप वही पढ़िए जो आप पहले से पढ़ते आए हैं अपने सिलेबस को, बस उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है आपको, चीजों को आपको समझ के पढ़ना है। जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ी, जैसे आपने उत्तराखंड के इतिहास की अगर आप बात करते हैं, अगर आप चंद राजवंश के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इसमें कितने गरखे थे, कितने मंडल थे, तहसील किस तरीके की हुआ करती थी, कहाँ पे कौन सा अधिकारी रूल करता था। तो इस तरीके से कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा। तो हमें देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ पूछ दिया, बट अगर आपने किसी किताब से अध्ययन किया होगा, या एक आध बार कुछ किताबें आपने पढ़ी होंगी, या थोड़ा सा डीप पढ़ा होगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समस्या उसके लिए जो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ते हैं बच्चों, वन लाइनर के बेस पे अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना पैटर्न पकड़ लिया, वो वन लाइनर बेस आपका नहीं हो पाएगा। आपको सिंपल सी बात है कि आपको अवधारणाओं को समझना होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अगर आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आपको उसके राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके का इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं फिर वही निराशा आपके हाथ लगेगी, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है आपका, अभी तो फिलहाल उसकी डेट 19 जनवरी है, और संभवतः वो एग्जाम हो भी जाना चाहिए उस तारीख को। किसी वजह से, निकाय चुनाव की वजह से अगर आगे पीछे होता है तो ये भी कह नहीं सकते, बट अगर आप मान के चले 19, अभी भी आपके पास 20 से 25 दिनों का समय है बच्चों, और उस 20 से 25 दिनों में आपको कुछ अलग नहीं करना। आप एक काम करना, आप देखो हिंदी और जीएस वाला पोर्शन जो है, हिंदी तो आप 20 नंबर की, आप ग्रामर का पोर्शन कम ही देख रहे हैं, उसमें व्याकरण कुछ अलग ही टाइप की चीजें आती है, बट उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उत्तराखंड के लिए मैं कहूंगा, उत्तराखंड को इन 20 से 25 दिनों में अगर आपके पास कोई उत्तराखंड की किताब है तो एक बार जरूर पढ़िएगा उसको। जैसे आपने उत्तराखंड की इतिहास पढ़ी है, आपने मेरी वीडियो से पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ा है, आपने उत्तराखंड की जिला सीरीज पढ़ी, वो आपके अपने नोट्स हैं। इसके अलावा एक बार अगर आप सरसरी निगाहों से, आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको याद करो, आपको फैक्ट तो पता ही है, लेकिन अगर आप एक सीरीज से उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड के इतिहास से 3-4 क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपके काम की चीजें वो बन जाएंगी, ठीक है। बाकी जो कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अब कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन में आपको आपका भाग्य भी बहुत हद तक आपको इस तय करेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन चीज क्या है,
आपको ऐसे पर्टिकुलर कोई किताब नहीं सजेस्ट कर पाएगा, नहीं वो ऐसी किताब आपको मिलेंगी। अब मार्केट में अगर आप जाओगे, आप कहोगे कि यार कोई उत्तराखंड की कल्चर पे बेस्ड किताब दे दे, तो फिर वही मिलेगा आपको। उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का जो कल्चर मतलब बेसिकली है, उससे संबंधित अगर कोई मार्केट में किताब मिलती तो आप पढ़िए। अदरवाइज आपको जो आज तक मैं सजेस्ट करता आया हूं, आप उत्तराखंड के इतिहास को पढ़िए, यानी आप अजय रावत पढ़ते हैं, यशवंत कठौत की किताब पढ़ते हैं, उत्तराखंड की जिला सीरीज को आप लोग पढ़िए, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे आपका तैयार रहना चाहिए, सरकार की योजनाएं तैयार रहनी चाहिए, या इसके अलावा जो भी नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो तैयार रहने चाहिए। बाकी बेसिक आप 40 नंबर को एक बार एनालिसिस करना, जब 40 नंबर उत्तराखंड का पोर्शन देखोगे उससे उसमें अधिक से अधिक 10 से 12 क्वेश्चन और हिंदी में 4 से 5 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए 16-17 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन, यानी 19-20 क्वेश्चन, और जीएस के अंदर 5-6 क्वेश्चन, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ना बहुत ज्यादा एक अपने आप में क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बाकी 75 मार्क्स के क्वेश्चन तो वही है। उन 75 मार्क्स में अगर आप 60-61 मार्क्स से लेके आते हैं, इन 25 में से आप 8-10 नंबर 7-8 नंबर लेके आते हो, तो 70 की रेंज में तो फिर भी स्कोर जा ही रहा है बच्चों का ना। तो कुछ क्वेश्चन को देखने के बाद अपनी पूरी रणनीति बदलना कहीं भी एक फायदे का सौदा नहीं होगा। आप अपना जो आज तक पढ़ के आए हैं उसको छोड़ना कहीं भी उचित नहीं है बच्चों। आप, हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, सिर्फ वन लाइनर मत पढ़ना, ये मैं अभी नहीं पिछले कुछ समय से कहता आया हूं। लगभग जब आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो बीपीडीओ वाला एग्जाम हुआ था दिनेश का और उसके आसपास, तो वहां से मैंने आपसे कह दिया था कि अब वन लाइनर का जमाना चला गया है। वन लाइनर पे आपके आएंगे क्वेश्चन, आपके कल्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आपको कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति और जौनसारी संस्कृति से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हिंदी का ही पार्ट क्यों ना हो। हिंदी में भी वो लोकल शब्दावलियों को पूछ रहे हैं। उत्तराखंड के जो आप देखेंगे जो कल्चर है हमारा, उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां और जो लोकल टर्मिनोलॉजी है उससे क्वेश्चन पूछे, तो कहीं ना कहीं आपका इतिहास का पोर्शन, भूगोल का पोर्शन, इन पोर्शन के को तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसके साथ साथ नई चीज वहां पे इंट्रोड्यूस आयोग ने कर दी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड या इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको बस अपने जो तैयारी है, आप जिस लेवल से उसको पीछे मतलब आप तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से लगे रहिए। तो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे देखिए 20 नंबर की आपकी कनिष्ठ सहायक में हिंदी आनी है, ठीक है। 20 नंबर में देखिए पत्र लेखन, जनसंचार, और इसमें तो कोई छेड़छाड़ होती नहीं है, अगर आना होगा क्वेश्चन तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो पत्र लेखन, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग वाले टॉपिक आपने उम्मीद करता हूं कि तैयार कर लिए होंगे। अब पत्र लेखन वाले मैंने पहले कराया भी था, अब बच्चे कहने की सर अभी करा दो। अब कितने बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे, अब समय का भी अभाव है। तो पत्र लेखन वाले टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि करा दो या जनसंचार करा दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं करा दूंगा। वो आपका फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक तीनों के लिए काम आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं करा दो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है वो बहुत बार कराया है बच्चों, आप अलंकार भी जानते हैं, आपको समास तो नहीं है शायद सिलेबस में, बाकी संधि है, स्वर, व्यंजन, ये सब चीजें ये आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर में मिल जाएगा। इसके बाद जो कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावलियों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां हिंदी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपका भाग्य जाने की आपके हाथ कौन सा टॉपिक पड़ गया, क्या पड़ गया। मे बी आपके कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में वो चीजें ना पूछे, वो ट्रेडिशनली वही चीजें पूछने लग जाए जो पहले पूछा था, तो आपने पता लगा यहाँ पे गाड़ी की डायरेक्शन बदली और उसने पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो कुछ नहीं कहा जा सकता बच्चों, अनसर्टेन है चीजें, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पुराने पेपर जो हो गए सो हो गए, उसको भूलिए। आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को तैयार करके जाना है, वही आपका एकमात्र विकल्प रहता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। अगर आपका सिलेबस तैयार है तो उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है तो सिर्फ आप नहीं है जिसके लिए वो चीज आई, वो तो सारे बच्चों के लिए आई ना। बच्चे क्या सोचते हैं, हल्का पेपर बन जाए, 90 नंबर आ जाए, 95 नंबर आ जाए, 85 नंबर, 80 नंबर आ जाए तो हमारा पेपर अच्छा हुआ, वाह क्या पेपर बना था। तो कोई फायदा थोड़ा, उसमें कट ऑफ भी तो हाई जाएगी, और जैसे टफ पेपर बनेंगे, हार्ड पेपर आएंगे तो कट ऑफ भी नीचे आ जाएगी, तो 60 नंबर 55 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कभी भी इस बात को मत सोचिए कि पेपर किस तरीके का बनना और आपने क्या उसमें स्कोर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ये कंपटीशन है बच्चों। इसमें सिर्फ आपका ही अपना स्कोर मायने नहीं रखता, इसमें चयन के लिए आपके साथ साथ आपके साथियों का स्कोर भी आप मायने करता है, क्योंकि अगर आप दोनों ही इस स्कोर को कवर करेंगे तब पता चलेगा किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल आपको पेपर दिया और पहले ईजी पेपर में भी आपसे कहा कि 75 लाने और हार्ड बना दिया तब भी 75 लाने, तब तो मैं कहूं यार हार्ड में भी 75 मांग रहे इस बच्चे से, तब सिलेक्शन होगा। ईजी
हिंदी में भी 75 मांग रहे तब सिलेक्शन होगा, तब तो हम कह सकते हैं कि यार पेपर कैसा बन रहा है। अब जब सबके लिए ही एक ही पेपर है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें सिर्फ यही किया जा सकता है कि जो आपका सिलेबस है, जो भी आप चीजें आज तक पढ़ते आए हैं, उसी को आप एग्जामिनेशन हॉल पे तैयार करके जाइए, इसके इतर कुछ भी मत देखिए। अब 10 नंबर की रीजनिंग है, कोई मतलब ही नहीं है भाई, हिंदी में कम मार्क्स आ रहा तो रीजनिंग में स्कोर अच्छा करो ना, रीजनिंग में तो कर सकते हो। रीजनिंग सीखो, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कर दो, तो 10 में से 8 नंबर रीजनिंग में ले आओ। चलो उत्तराखंड आपकी टफ लगती है तो जीएस और कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का उतना सिलेबस दिए, कोई बच्चा नहीं पढ़ता आजकल भी वही ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कंप्यूटर या कोई इस तरीके से हल्का फुल्का। तो अब उसमें ट्रोजन, मेलवेयर, ये सब चीजें सिलेबस में दी हैं, एमएस वर्ड, विंडोज के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उसमें दिया है, इतना सिलेबस में सब कुछ दिया है, कोई उसको देख नहीं रहा। अब उसको देखोगे ही नहीं सिलेबस की, वो झांकोगे नहीं और खाली वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चीजें पढ़ के जाओगे तो कहां से आएगा। 4-5 नंबर कंप्यूटर का आता है, कंप्यूटर का सिलेबस आपका दिया हुआ, आप उसको सही तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो ही आपका काम बन पाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी, अब बच्चे कह रहे कि सर आजकल 4-5 नंबर की इकोनॉमी पूछने लगे, कि पूछेगा ही वो, कब से वही सिलेबस है बताओ। आज से उस अधीनस्थ सेवा से लगभग 7-8 साल से तो वो सिलेबस मैं ही देख रहा हूँ, लगातार एक ही पैटर्न पे उनके सिलेबस रहे, तो वो सिलेबस कभी आपकी कंप्लीट हुए ही नहीं। जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए तो फिर तो रोना तो है ही बच्चों। अब 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछेगा वो आपके खराब हो जा रहे हैं, इतिहास पूछ दे रहा है 1-2 क्वेश्चन वो आपके खराब हो जा रहे हैं, कंप्यूटर 3-4 नंबर पूछ रहा है वो आप खराब करके आ रहे हो, हिंदी में आपको चलो लोकल शब्दावली छोड़ो, बाकी जो ग्रामर के क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन वहां आप गलत कर आ रहे हैं, उत्तराखंड की लोकल कल्चर का छोड़ के अदर क्वेश्चन है उसमें आप कंफ्यूज कर जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जो फिसल रहे हैं अपने मंजिल से, कहीं ना कहीं जो आपको ये परेशानी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप भटक जा रहे हो, बार बार आप ये सोच रहे हो कि जितने पेपर देख रहे हो अधीनस्थ के उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर दे रहे हो। मैं पहले से एक ही चीज कहता आया हूं, सबसे बड़ा आपका जो काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपका अपना सिलेबस कंप्लीट रहे, बस। इसके अलावा जो पूछता है वो आपका भाग्य है, भाग्य सही रहा तो आपका वो क्लिक कर जाएगा, नहीं रहा तो नहीं करेगा। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ही टफ पेपर आ रहा, भाई इतने बच्चे हैं, सभी बच्चों के साथ तो आ रहा। अब स्टेनो का जो पेपर अधीनस्थ सेवा आयोग ने कराया तो जो उसमें टफ क्वेश्चन तो बन नहीं थे, तो औरों के भी नहीं होंगे ना सही, सब जैसे आपके नहीं सही हुए तो दूसरे के भी सही नहीं होंगे, तीसरे के नहीं तो उसके भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में ये सब चीजें चलती रहती है। आप सिर्फ ये देखिए कि 20 से 25 दिन आपके पास समय मिला है, एक बार उत्तराखंड के इतिहास की कोई किताब पढ़ लेना। बाकी अगर आपके पास कोई कल्चर से संबंधित किताब है, यानी आप लोकल संस्कृति से, तो वही पूछेगा, अदरवाइज फिर आप देखना भटकते रहोगे। नॉर्मल आपको जो आपने आज तक पढ़ा है उसको एक ऑब्जर्व करके पढ़िए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर पढ़ के आप बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत कम आ रहे हैं, आपका अपना अध्ययन बहुत मायने करता है। आप कहीं ना कहीं ये देखना कि जो भी किताब है आपके पास है, जहां से भी जिस सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीप में पता होना चाहिए, डीप स्टडी आपको करनी है। तो अभी समय है, अभी विंटर का टाइम है, देखो ठंडी भी बहुत हो रही है, तो लंबे रातें हैं, आप देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी कमजोर है उसको कीजिए, उसको तैयार कीजिए। मे बी आपका पेपर जो जनवरी को एग्जाम की डेट आपको दी हुई उस तारीख को आपका एग्जाम हो जाए। कुछ नहीं भी होता तो आप कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन तब तक तैयार करके जाइए। कुछ नहीं, अगर आपका उत्तराखंड जो ट्रेडिशनल से हट के आएगा वहां अगर मार्क्स नहीं आ रहे, हिंदी जो ट्रेडिशनल तरीके से हट के आ रही वहां मार्क्स नहीं आए, तो रीजनिंग और कंप्यूटर में करके आइए। जो रीजनिंग और कंप्यूटर के 12-13 क्वेश्चन आने हैं, या 13-14-15 क्वेश्चन मान के चलिए, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 रीजनिंग के, इस पे तब भी काम कर लीजिए। बाकी जीएस देखो, जीएस के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता बच्चों, 22-23 नंबर की जीएस के लिए इतना लेंथी सिलेबस है, कोई आपको किताब सजेस्ट नहीं करेगा, और न ही आपको किसी किताब को पर्टिकुलर मोटी किताबें पकड़ के आपको अधीनस्थ सेवा से नायक की तैयारी करनी चाहिए। जीएस के लिए आपको जीएस का सिर्फ वही फंडा है, आप ऑब्जेक्टिव या लूसेंट पढ़िए, या लूसेंट की जीएस पढ़िए, या आप घटना चक्र पढ़िए, या महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी सार पढ़िए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जीएस का। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको किताबें यहाँ पे सजेस्ट करेगा जीएस के लिए। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मार्क्स ही 20-22 आने वाले हैं, और सिलेबस देखोगे 200 टॉपिक है उसमें, सिलेबस में 150-200 टॉपिक, तो कहां से कवर करोगे इतना। मौर्य भी दिया है, बौद्ध भी दिया है, जैन भी दिया है, हड़प्पा सभ्यता भी दिया है, ऋग्वैदिक काल दिया है, उसके अलावा गुप्त साम्राज्य दिया है। तो बताओ इतने क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखता, एक क्वेश्चन दिखता है मुश्किल से, तो कौन किताब सजेस्ट करेगा ऐसे में। ठीक है, तो आपका समय व्यर्थ होगा। उत्तराखंड बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, फिलहाल रीजनिंग पे फोकस कीजिए, कंप्यूटर पे फोकस कीजिए, इन 3 पोर्शन को। बाकी हिंदी आपका जो सिलेबस है वो पढ़िए, बाहर की जो शब्दावली आती है उसको नहीं बनता आपसे तो कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होगी। अपने पेपर पे फोकस करना, पढ़ाई करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।